चलिए पहला क्वेश्चन, चलिए मॉडल पेपर 2 आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा क्वेश्चन के क्या है ना, क्वेश्चन इनके हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर जवाब देते चलिएगा, और जो नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट है ना ये अपनी कॉपी में भी नोट करते रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतवासी शब्द का सही समास विग्रह बताइए क्या हो जाएगा। भारतवासी शब्द का सही समास विग्रह इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए 1 का ऑप्शन देना है भारतवासी, अर्थात तो यहाँ पर अगर इसे समास विग्रह करेंगे तो बनेगा क्या, तो भारत के वासी या भारत के लिए, तो के लिए शब्द तो लगेगा नहीं, सी वाला आपका हो जाएगा भारत का वासी। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास अशुद्ध दिया गया है। अशुद्ध समास की यहाँ पर बात कर है, तो चलिए बताइए कौन सा अशुद्ध हो सकता है 2 नंबर में। तो पहला दिया गया यथाशक्ति में आपका व्ययभाव समास है, ये आप सभी को पता होगा। आनंद मग्न में आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है, ये भी आपका सही दिया है। हथकड़ी में दिया गया संप्रदान, हाथ के लिए कड़े हथकड़ी, मतलब ये भी आपका सही दिया गया है। दयार्द दिया है, दयार्द है ना, और दयार्द में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो गलती है वो ऑप्शन किसमें, आपके डी वाले में। दयार्द मतलब दया से आर्द, क्या हो गया, दया से आर्द होता है कर्ण तत्पुरुष समास। क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष समास होता है, अपादान नहीं होता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी नंबर है आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके परस्पर पर्यायवाची नहीं है। परस्पर पर्यायवाची नहीं है। पहला पॉइंट दिया गया है मधु सोम और मधुकर, क्या दिया गया है, मधु सोम मधुकर। देखिए मधु सोम ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं, मधु और जो सोम होते हैं ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग बताइए कि जो मधुकर होता है ये किसका होता है, मधुकर ये किसका होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो सैंदव है, ये भी हो गया है, वासमीर ये भी हो गया है, सहकार अति सौरभ ये पिंक मधु ये भी हो गया है। ऑप्शन ए नंबर आपका यहाँ पर ये मिलान आपका सही नहीं दिया गया है, ठीक है ना। चलिए भंवरा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंगराज कामा सूतपुत्र और राघे आदि किसके पर्यायवाची होते हैं। अंगराज, सूतपुत्र, राघे आदि जो है ये किसके पर्यायवाची हैं। तो आपने भाई कर्ण के बारे में सुना होगा, है ना, सूतपुत्र कर्ण, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम आपको छांटना है, अशुद्ध विलोम इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए आवास का दिया गया है प्रवास, क्या दिया है, आवास का प्रवास सही है। चिकना का खुरदरा ये भी सही है। नादान का समझदार सही है। मूल्यवान का दिया गया है सस्ता, तो भाई मूल्यवान का होता है क्या है, सस्ता थोड़ा होगा, मूल्यहीन बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना। मतलब ये जो आपका ऑप्शन डी वाला आपका गलत दिया गया है, याद रखिएगा। आवास प्रवास दिया है, यहाँ पर देखो दिया है मूल्यवान, मूल्यवान का दिया है सस्ता, तो मूल्यहीन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूल्यहीन आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया सूक्ष्म का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होता है। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा 6 नंबर में। और सूक्ष्म की अगर हम बात करते हैं तो आपका देखिए स्थूल आ गया है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल, या कह सकते हैं विशाल जैसे कह सकते हैं, तो ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जंगम का स्थावर होता है, निर्विकार का स्वीकार हो जाएगा, और साधारण का विलक्षण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द आपका नहीं है। तत्सम शब्द आपका नहीं है 7 नंबर में। चलिए तत्सम तद्भव का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है हमारा ट्रिक वाला, तो आप लोग ट्रिक वाला देख सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक आपको पढ़ाया भी है। तो देखो श्वास है, सेंध है, होलिका है, और आपका कूप दिया गया है, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका होलिका। अच्छा भैया अगर आप बताइए होलिका है तो होलिका होता है भाई, होलिका जो होता है ये होलिका होता है, मतलब आपका ये तो तत्सम आपका है, ये सी नंबर नहीं बनेगा भाई। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है सेंध, क्या दिया है, सेंध, सेंध का तत्सम होता है संधि होता है, क्या होता है, संधि होता है, याद रखिएगा। सेंध का तत्सम होता है संधि, मतलब ऑप्शन जो बी नंबर आपका है ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप मंत्रकारी होता है। कह रहा है किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप मंत्रकारी होता है, मंत्रकारी होता है, तो ये हो जाएगा आपका, याद रखिए मदारी, जो ऑप्शन आपका ए नंबर है, याद रखिए मदारी, क्या मदारी होता है, इसका तत्सम मंत्रकारी होता है। महंगा मतलब होता है महार्घ, ठीक है, महावत मतलब होता है महापात्र, और पुजारी मतलब होता है पूजा करी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, बहुत आगे बढ़ जाने की आशंका, बहुत आगे बढ़ जाने की आशंका के लिए क्या बोलेंगे। जो बहुत आगे बढ़ जाने की आशंका होती है उसे बोलते हैं उच्चाकांक्षा, क्या बोलते हैं, उच्चाकांक्षा, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर इसका हो जाएगा, उच्चाकांक्षा। ठीक है, अच्छा ऊपर आने वाला जो श्वास होता है, याद रखिए उच्चावास मतलब क्या होता है, ऊपर आने वाला श्वास, ऊपर आने वाला जो श्वास होती है उसे उच्चावास कहते हैं, और जिसका हृदय उदार हो उसे बोलते हैं उदार हृदय बोलते हैं, और ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उसे बोलते हैं उच्छिप। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो घूमने फिरने वाला आपका साधु होता है उसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो सकता है 10 नंबर में, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए परिव्राजक कहा जाता है, क्या घूमने फिरने वाले साधु को बोलते हैं परिव्राजक बोलते हैं, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। पूछा है अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ बताना है, अंगद का पैर होना। चलिए 11 नंबर में, तो अंगद का पैर होना मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपका दृढ़ होना, क्या दृढ़ होना मतलब क्या होता है ना, कि जिस जगह हम पैर जमा लेंगे तो पैर हटेगा नहीं, मतलब ऑप्शन जो आपका
है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, दृढ़ होना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दिया है ना, बहुत दुख होना सहना, मतलब अंगारे सिर पर धरना होता है, अंगारे सिर पर धरना मतलब होता है बहुत दुख सहना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कागई कहा कपूर चुगाए स्वान नहाए गंग। लोकोक्ति का उचित अर्थ आपको बताना है। कह रहा है आपसे, कागई, कागे मतलब कौआ, कहा कपूर चुराए, है ना, ये चुगाए, स्वान नहाए गंगा, यहाँ पर 12 नंबर में। मतलब ये होता है कि दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती है। याद रखिए, दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती है। इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर, झूठे लेना झूठे ही देना, झूठे भोजन झूठे चबेना। इस लोकोक्ति का अर्थ आपका इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन लॉक करिएगा। 13 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए कोई बात नहीं है, हार्ड प्रैक्टिस इट हार्ड है, तो इससे क्या लेने देना यार, थोड़ा बहुत तो हार्ड आप लोगों को बनना पड़ेगा कि नहीं भाई। इतना आसान पेपर भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से पेपर भी हैं, हो सकता है और भी मॉडल पेपर आपके सरल भी हो सकते हैं, तो परेशान मत होइए। सही है, कुछ ना कुछ कठिन पढ़ना भी चाहिए, है कि नहीं, कुछ ना कुछ कठिन पढ़ना भी चाहिए। यहाँ पर देखो दिया गया है कि झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे भोजन झूठे चबेना। इसमें कह रहा है इसका भाव क्या बनेगा? ये भाव होता है कि हर कार्य में बेईमानी ही करना। क्या? हर कार्य में क्या करना? बेईमानी करना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? 14 नंबर में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कह रहा है शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। उज्जवल सही है कि नहीं सही है? जी हाँ सही है, पहला पॉइंट आपका सही दिया है। राम ने अहिल्या देखो दिया है हमने, देखो पॉइंट हम जानते हैं कि गलती क्या होती है, गलती सिर्फ यही होती है, तो इनमें गलती होगी या तो इसमें गलती होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो जो अहिल्या है, अहिल्या गलत है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था अहल्या होता है, क्या होता है? अहल्या होता है, अहल्या इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? पुल्लिंग शब्द की पहचान करिएगा। परिधि कैसी है, अग्नि कैसी है, जलधि कैसी है, या राशि कैसी है? क्या बोलेंगे? जलधि। यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन सी नंबर जलधि। जलधि जो आपका है, ये जलधि जो आपका है, ये आपका क्या है? पुल्लिंग आपका है। याद रखिए जलधि, गिरि, बलि, है ना, ये आंसर जो आपका सी नंबर है आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द आपको चुनना है। बहुवचन शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? बहुवचन। चलिए दिया गया भाग्य, प्राण, दर्शन, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा जो आपके भाग्य हैं, प्राण है, दर्शन होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन ही होते हैं, अर्थात यहाँ पर हमेशा ये बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, पुनीत स्वभाव से संकोची है, वाक्य में प्रयुक्त कारक पूछा गया है। कह रहा आपसे पुनीत स्वभाव से संकोची है, वाक्य में प्रयुक्त कारक आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पुनीत स्वभाव से, है ना, अब यहाँ पर से अलग से तो मतलब हो नहीं रहा है यहाँ पर भैया। अच्छा, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग सिर्फ से को ये देखते हैं कि से मतलब अलग होना होता है, लेकिन क्या अलग यहाँ पर हो रहा है? क्या बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर जो 17 नंबर है ऑप्शन आपका हो जाएगा कि यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। करण कारक, करण से के द्वारा क्या होता है? या तो से होता है, या तो यहाँ पर हो जाता है के या द्वारा, मतलब संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से सहायता या कह सकते हैं व्यापार या कह सकते हैं कारण जैसा होता है, तो उसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ताती ते रारी रे, है ना, ये जो आपका होगा किस काल की पहचान दी गई है? ताती ते, रारी रे और होगी, होगी, होंगे, ये जो आपके हैं किसका है? पहचान बताइए 18 नंबर में क्या हो सकता है? चलिए, जब भी कभी ऐसे वर्णों का यूज किया जाए बड़ा कंफ्यूजन वाले वर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ता भी दिया है और होगा भी दिया गया है, मतलब ये संदिग्ध हो जाता है। क्या यहाँ पर ता दिया है तो ये वर्तमान है, तो आपको पता है कि वर्तमान है, लेकिन होंगे तो इसका मतलब ये संदिग्ध की ओर संकेत कर रहा है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से ताल का अनेकार्थी शब्द बताना है। ताल का अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन हो जाएगा? 19 नंबर में। देखिए ताल का अगर पूछा गया, ताल में जैसे संगीत में ताल, जलाशय, ताल वृक्ष, ये होते हैं, मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर हो जाएगा जलाशय हो जाएगा। याद रखिए ताल के अनेकार्थी होता है, संगीत में भी होता है ना, संगीत में जैसे ताल होती है, या जलाशय कह सकते हैं, या ताल वृक्ष कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? आपका 3 नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? 20 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है दंतर, सन्मुनय, उल्लंघन और आपका तत्वाधान, कौन सा आंसर बनेगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? देखो तदंतर दिया गया, तदंतर जो आपका है, आपका ये गलती तो आपकी पहले वाले में गलती है आपकी है, पहले तो गलती है। फिर यहाँ पर देखो दिया गया कौन सा दिया है? उल्लंघन। उल्लंघन की अगर बात करते हैं तो उल्लंघन आपका इस प्रकार से होता नहीं है, इसमें डबल ला आपका लगा होता है ला में, यहाँ पर ये गलती दिया है। तत्वावधान दिया गया ना, तत्वावधान जो आप लोग डी दे रहे हैं ये भी गलत दिया है। देखो तत्वावधान जो आपका होता है किस प्रकार से होता है, कैसे लिखते हैं? तो देखिए जब ता लिखते हैं तो ऐसे तो लिखा होता है, इसके बाद आपका यहाँ पर वा लगा होता है, वा के साथ में क्या होता है? यहाँ पर ता लगा होता है, लेकिन साथ में इनका हल्का
हल्का सा ये भी लगा होता है, मतलब ये हल्का सा पॉइंट और भी आपको लगा होता है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिखा रहे हैं ये हल्का पॉइंट और लगा होता है, सर्च करिए देखिएगा, तो ये आपका तो लगा ही होता है ना। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका तत्वा और इसके बाद यहाँ पर वह होता है, फिर आपका धान होता है, इस प्रकार से। तो ये आपकी गलतियां हो जाती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा सनमुनय। यहाँ पर ये आंसर आपका है कौन सा, बी नंबर इसका राइट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को हम स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो गद्यांश तो है, लेकिन गद्यांश में जो क्वेश्चन है वो आपके गद्यांश रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर देखो दिया गया कवि, और कवि कौन है, वाक्य में रेखांकित पद का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो ये बताइए कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवि का पूछा स्त्रीलिंग पूछा गया, क्या हो जाएगा। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, कवइत्री, कवइत्री कौन सा सही लिखा गया है। चलिए कवित्री को जो सही लिखा गया कौन सा लिखा गया है, बी आपका डी। भाई ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी आप देख सकते हैं हमारे ऐसे लाइव क्लास में पता चलता है कि कम से कम 40% बच्चा ऐसा है जो अगर लेखपाल में अगर ऐसा टेस्ट पेपर आ गया हिंदी में, हमने नहीं लगता है कि 10 क्वेश्चन वो सही कर पाएंगे। देखो भैया यहाँ पर कवित्री जो सही लिखा है वो लिखा है डी वाला सही लिखा है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में स्थिति दूसरी है, वाक्य का भविष्यत काल का रूप क्या हो जाएगा। भारत में स्थिति दूसरी है, वाक्य का भविष्यत कालिक पूछा गया है, इसका रूप क्या हो सकता है। 22 नंबर में भविष्यति क्या दिया है, भविष्यति दिया है, अर्थात भविष्यत काल होता है क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य आने वाले समय की बात करता है। मतलब यहाँ पर देखो भारत में स्थिति दूसरी होगी, भारत में स्थिति दूसरी होगी ये पूछा गया है, ये भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से एक वचन आपको बताना है कि इनमें से एक वचन आपका कौन सा है। 23 नंबर में पहला दिया है कृतियां, तो भाई जब भी कभी या हो लास्ट में तो वहां पर चांद की बिंदी हो तो वो बहुवचन हो ही जाता है, ये तो आपका है। अन्य देश ये भी आपका है। सुसंस्कृत व्यक्ति और अच्छे लेखक, मतलब ऑप्शन जो आपका है सी वाला देखिए, सुसंस्कृत व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन अच्छे लेखक बहुत हैं, बहुवचन है, कृतियां बहुत हैं, अन्य देश बहुत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आधुनिक उपकरण तो होते हैं, रेखांकित पद का विभक्ति सहित प्रयोग में बहुवचन रूप बताना है। मतलब यहाँ पर विभक्ति सहित आपको उपकरण का बहुवचन बताना है, क्या हो जाएगा। तो उपकरण का बहुवचन क्या हो जाएगा, उपकरणों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपकरणों हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन बनेगा, उपकरणों। तो देखिए यहाँ पर का छोटा है, यहाँ पर का बड़ा है, तो ऑप्शन छोटा वाला हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ये उपकरणों, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, वह सुदशा नहीं दुरावस्था ही है, रेखांकित का अर्थ क्या है। अर्थात ये दुरावस्था है, इसका अर्थ क्या होता है। दुरावस्था है, इसका जो अर्थ पूछा गया है कि इसका अर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दुरावस्था मतलब बोलते क्या है, बोला जाता है इसे यहाँ पर बुरी दशा, क्या बोलते हैं, बुरी दशा बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब ये 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि कितने 25 क्वेश्चन में कितने आपके गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी जीके वाला पोर्शन आपका आ चुका है। कह रहा है बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के मध्य असंबद्धता क्षेत्र क्या कहलाता है, 51 नंबर में। और ये भी क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है 51 नंबर में। तो चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर 20 प्लस आ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने 20 क्वेश्चन कर लिया है हिंदी में तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि बाह्य कोड और आंतरिक कोड के मध्य असंबद्धता क्षेत्र क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसे कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। ये आप लोग हो सकता है ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सियाल सीमा नीफे, क्या होता है, सियाल सीमा और एक होता है आपका नीफे, होता है नीफे मतलब ये जो ऊपरी वाली परत बनी होती है सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, बीच वाली होती है सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, और नीचे वाला जो होता है वो होता है निकेल और आपका फेरस का बना होता है। अब कहा गया है बाह्य क्रोड, मतलब बाह्य वाला जो आपका है, और आंतरिक क्रोड मतलब ये वाला आपको पॉइंट दिया है कि इस रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं लेहमैन बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली नदी आपकी कौन सी है। यूरोप व एशिया के मध्य बनाने वाली जो आपकी नदी है, सीमा रेखा बनाने वाली नदी है, वो आपकी कौन सी है। तो देखो यहाँ पर एक नदी भी है और एक पर्वत भी है, एक नदी भी है और एक पर्वत भी है। देखिए मतलब अगर हम आपको समझाने लगे तो भी कहते हो सर जी फास्ट बताइए, और ऐसा टेस्ट पेपर लगाने से ही क्या मतलब है कि आपको समझ भी ना आए और टेस्ट पेपर खत्म हो जाए। तो हम कहीं अगर समझाने लगते हैं तो आप ये समझिए कि हमारे
हित के लिए आपका हो रहा है। देखो यहाँ पर एक यूराल पर्वत भी है और एक यूराल आपकी यहाँ पर नदी है। मतलब यहाँ पर जो 52 ऑप्शन है आपका डी नंबर हो जाएगा यूराल। अर्थात जो आपका ये यूरोप आपका हो गया है और जो आपका ये एशिया आपका होता है, इसके बीच एक आपका यूराल पर्वत है। याद रखिए जो सीमा बॉर्डर पे आपका है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि अमेजन राइन ये तो नदी है ही नहीं यहाँ पर, तो आंसर आपका डी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका असंगत है। यहाँ पर कुछ जल संधि दी गई हैं और जल संधि आपको बताना है कि कौन सी जल संधि यहाँ पर असंगत दी गई है। जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पर भाई, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मतलब यहाँ पर भूमध्य सागर में सही है, क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि यहीं पर तो आपकी है। जिब्राल्टर जल संधि जो आपकी है वो अटलांटिक महासागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जो जिब्राल्टर जल संधि है वो आपकी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पहला तो सही दिया है। बाब अल मंदेओ ये जो आपका दिया है आंसुओं का द्वार कहलाता है, आंसुओं का द्वार कहलाता है। और ये आपकी कहाँ पड़ती है भाई, आपका ये जो आपका पड़ती है ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। मतलब ये भी सही है। डोवर जल संधि देखिए थर्ड नंबर, ये संगत है। कह रहे विश्व की सबसे चौड़ी संधि दी गई है, विश्व की सबसे चौड़ी संधि यहां पर दी गई है। तो देखिए यहां पर जो आपका गलती है, यहां पर यहीं पर गलती है, याद रखिएगा जो आपकी गलती है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो आपकी होती है वो चौड़ी जल संधि होती है। मतलब यहां पर गलती आपके थर्ड वाले में है, ठीक है। चलिए वो डेविस होती है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार आपका कितना है। भाई अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो आप तुरंत बताइए, देशांतरी पूछे तो भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका कौन सा आंसर हो सकता है, तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये पॉइंट सही है कि नहीं सही है, ये हमने आपको कभी पढ़ाया ही नहीं होगा। ये जब हमने कभी आपको पढ़ाया ही नहीं है तो इस पर निशान लगाना ही नहीं है ना, आपने कभी पढ़ा होगा। आपने ये वाला चीज़ जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। इसके बाद ये जो आपका पूर्वी देशांतर है 68 अंश 7 मिनट जो कि गुजरात में है, और आपके अरुणाचल प्रदेश में 37 97 अंश 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर जो कि आपके ये देशांतरी है। मतलब ये वाला पॉइंट सही है और सी वाला पॉइंट सही आपको दिख रहा है। और इसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया है 68 17 और 97 25। 17 जो आपका है ये क्या पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना। मतलब ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर, बी और सी इसमें से आपके पॉइंट सही थे। समझ में आ गया होगा। चलिए अगर नहीं समझ में आया है तो देखो हमने आपको छोटा सा एक जल्दी से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर मान ली कि एक रेखा ये जा रही है, देशांतर रेखा जा रही है, तो ये जो आपका 68 अंश 7 मिनट है और 97 अंश 25 मिनट है, ये गुजरात वाला पॉइंट है। और ये वाला आपका अरुणाचल प्रदेश का है। 8 अंश जो आपका था वो आपका ये वाला पॉइंट था, और 37 अंश वाला ये ऊपर वाला पॉइंट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस किस को अलग करता है। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस किस को अलग करता है, किस किस को अलग करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदानी क्षेत्र से, मतलब हिमालयन फ्रंट फॉल्ट ये किसको किससे अलग हो रहा है, तो शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदानी क्षेत्र से ये अलग करता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर, राइट हो जाएगा थर्ड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह प्रथम तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। तो बताइएगा कि शुद्ध अरबी के सिक्के जो चलाया वो किसने चलाया था। चलिए यहाँ पर बताइए वो कौन सा तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जलाए। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा आपका बी हो जाएगा इल्तुतमिश। याद रखिए इल्तुतमिश के बारे में हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश हुआ पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जलाया था। इल्तुतमिश ने इस सिक्कों पर टकसाल नामक लिखवाने की परंपरा शुरू किया था। इसने चांदी का टका और यहाँ पर तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे, ठीक है। और इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का अंकित भी करवाया था। भारत में गुम्बदों का पिता के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना, और इसे गुलामों को गुलाम के नाम से भी जानते हैं। इल्तुतमिश को ऑप्शन में आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, याद रखिएगा। इस टॉपिक में देखा जाए गजनवी वाले में ये सबसे मेन टॉपिक है, इस समय ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए महमूद गजनी के साथ आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान पूछा गया है। 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी जो कि आपको पता है 1024 से लेके आपके 1030 तक का समय के बीच में आपका रहा। अरब यात्रियों में
सबसे प्रमुख आपका यही था, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि पीडीएफ हमने कंप्लीट किया है, मात्र 99 रुपए में आपकी पीडीएफ है और इस प्रकार से आपकी यहाँ पर तैयार की गई है कि आपको कुछ दिक्कत होने की टेंशन नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। मात्र 99 रुपए में है। ग्रामीण परिवेश की थ्योरी भी है, 2021 की योजना भी है, 725 एमसीक्यू भी है, यूपीजी के भी आपकी है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। अभी आपका ये टेस्ट पेपर खत्म नहीं हुआ, परेशान नहीं हुए, पूरा का पूरा करना है। मैथ कब होता है, मैथ की क्लास आपकी 6 बजे, ठीक है, मैथ की क्लास 6 बजे से आपकी होती है 6 बजे से। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था 58 नंबर में, तो 58 का ऑप्शन आपका यहाँ पर धर्मपाल। कौन था भाई, धर्मपाल। इसे नोट करिए, क्वेश्चन आपका आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि धर्मपाल का नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता है। उसने महाधिराजा की और परमेश्वर के नाम नामक उपाधियां भी धारण किया था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उस समय चंदेरी का जो शासक था आपका कौन था। तो देखो यहाँ पर बाबर ने कुछ युद्ध किया है, जब मैंने बताया था कि बाबर ने 1526 में, है ना, यहाँ पर खाना खाया, पानी पिया मतलब क्या हुआ, पानीपत का युद्ध जैसे हो गया, ठीक है, खानवा का युद्ध। और इसके बाद यहाँ पर देखो 27 में भी युद्ध हुआ था, 28 में किसके साथ हुआ, यहाँ पर 28 में किसके साथ हुआ था, तो आपका हो जाएगा मेदिनी राय के साथ। किसके साथ, मेदिनी राय के साथ हुआ था, याद रखिए। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। देखो इस क्वेश्चन को हमने कितनी बार पढ़ाया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, 60 नंबर का। चलिए जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा आपके बलवंत राय मेहता। क्या हो जाएगा आपका 60 का आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, बलवंत राय मेहता समिति आपका है, आंसर बनेगा 3rd नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका ए नंबर 5/6, मतलब यहाँ पर देखो आपको पता है 1/3 होते हैं जो स्थानीय निकाय से होते हैं, जैसे नगर पालिका से, जिला बोर्ड से। 1/6 होते हैं ये आपके राज्यपाल द्वारा होते हैं। 1/12 सदस्य होते हैं निर्वाचन पद्धति से होते हैं, जो कि स्कूल में अध्यापक रहे होते हैं, 3 साल वो अध्यापन कर रहे होते हैं, उनके होते हैं। तो यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष रूप से बचते हैं वो आपके ये होते हैं, अदर तो कहीं ना कहीं सब मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अदर जो आपके होते हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट ले लिए जाते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है ना, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो किस प्रकार से हटाया जा सकता है, किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो चलिए यहां पर आंसर जवाब देना है। तो चलिए ये बताइए, क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें शामिल होते हैं क्या। चलिए वाह क्या बात है, बहुत लोग ऐसे यहाँ पर शेरनी हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। बी नंबर, ये कह रहे हैं संसद के किसी भी सदन से ये ऑप्शन गलत दिया गया है। याद रखिए इसका आंसर बनेगा केवल राज्यसभा में। याद रखिएगा कि राज्यसभा के पूरे सदस्य का सहमत होना आवश्यक है। अगर आपके उपराष्ट्रपति को हटाना है तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के सभी सदस्य का सहमत होना आवश्यक है। हाँ, यहाँ पर लोकसभा को ये बता दिया जाता है, लोकसभा को बता जरूर दिया जाता है, सूचना दे दी जाती है कि हम यहाँ पर इनको हटाने वाले हैं इनके प्रति, ठीक है, लेकिन वहां पर लोकसभा का कोई काम नहीं होता है। जैसे लोकसभा क्या करते हैं, कोई वित्त विधेयक पारित करना होता है तो राज्यपाल को जो राज्यसभा वाले होते हैं उनको 14 दिन के लिए दे देते हैं, लेकिन करने का कुछ अधिकार नहीं है। उसी प्रकार लोकसभा को सूचना दे दी जाती है लेकिन उनको कुछ करने का अधिकार नहीं है जब वो उपराष्ट्रपति को यहाँ पर हटाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, केवल राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, यहाँ पर संसद का काम क्या होता है, कानून बनाना। क्या होता है, कानून बनाना। और हम लोगों को कानून कौन बनाते थे, जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज बनाते थे कि नहीं बनाते थे, वो अपने अनुसार कानून बनाते थे। तो ऐसे याद रखिएगा जब कानून बनाने संबंधी कोई भी ऐसा पूछा जाए कि कहां से लिया गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखो संसदीय शासन है ना, संसद क्या बनाते हैं, कानून। अगर पूछे विधि का शासन, विधि मतलब क्या होता है, कानून, वो भी हो गया। विधायी प्रक्रिया, विधायी मतलब वो भी आपका हो गया। एकल नागरिकता आपके इंग्लैंड से ली गई है, क्यों, क्योंकि ये तोड़ना चाहते थे, अलग करना चाहते थे, कौन, इंग्लैंड वाले। तो एकल नागरिकता भी कहां से ली गई है, आपके ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे एनेलिडा संघ के जंतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं। एनेलिडा संघ के जंतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तो ये आपका वृक होता है, वृक मतलब ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा, वृक के द्वारा करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है। यहां पर बताइएगा कि कौन सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा आपका दिया गया है 65 नंबर में। ये पौधा आपका होता है यूकेलिप्टस सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है। और यहां पर अगर पूछे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका है लेनमा, ठीक है, क्या है, सबसे छोटा आपका है लेनमा, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म आपका पौधा है, ठीक है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहा आपसे यहां पर निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक
पुनरुद्धावना की क्षमता होती है? कह रहा आपसे किसमें सबसे अधिक पुनरुद्धावन क्षमता होती है? देखो हम आपको बताते हैं मतलब क्या है। ये जो आपका यकृत कोशिका है, मतलब क्या हुआ कि जो यकृत कोशिका में सबसे अधिक पुनरुद्धावन क्षमता होती है, वही मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम होती है। तो सबसे कम होती है मस्तिष्क कोशिका में, ये कम होता है सबसे कम, और इसमें सबसे ज्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, सांस अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित आपका है? चलिए भैया, सांस अभियान जो संबंधित है, ये अभियान जो संबंधित है किससे है? SAAN या सांस, ये अभियान जो संबंधित है किससे? तो आपके निमोनिया से। किससे है? निमोनिया से। याद रखिए आपके 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे हर्षवर्धन, उन्होंने गांधीनगर में आयोजित एक सार्वजनिक देखभाल प्रणालियों से संबंधित ये आपका निकाला था श्वास, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? देखिए सबसे तेज भी चलता है और सबसे छोटा भी है, सबसे तेज चलता है और सबसे छोटा भी है। तो यहां पर बताइए 68 नंबर के इनमें क्या आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 68 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये आपका है क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है? सी नंबर हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर। याद रखिए क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर है डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। कौन? विजय पांडुरंग भटकर भारत के संगठन प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? नेतृत्व करता थे। तो यहां पर आंसर जो आपका हो जाएगा थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण किसके होते हैं? अर्थात जो वर्ड प्रोसेसर होता है, स्प्रेडशीट होती है, ये किसका उदाहरण होते हैं? कौन से आपके सॉफ्टवेयर होते हैं? तो इन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो वर्ड प्रोसेसर होता है, स्प्रेडशीट बनाई जाती है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चलिए करंट अफेयर आपको बताना है, जितने भी यहां पर गौरव सर के लाडली जुड़े हैं और लाडले जुड़े हैं, सब लोग इन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, नाक मत कटाइएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया 71 नंबर में? तो ऑप्शन में आपका यहां पर आपका थर्ड नंबर हर्षवंती बिष्ट, हर्षवंती बिष्ट है इसका राइट आंसर। 71 का बनेगा यहां पर थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये आपकी 62 वर्षीय है क्या? ये 62 वर्षीय बिष्ट हैं जो कि इस पद के लिए चुनी गई है। याद रखिएगा 107 वोटों में से 60 वोट हासिल इन्होंने किया है। 107 वोटों में से आपके 60 वोट हासिल किया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया, इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? देखो यहां पर दिया गया पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर, आपने देखा होगा इसकी इमेज बनी थी, और ये जो आपका जो लॉन्च किया गया है किस कंपनी के द्वारा? ये कंपनी है आपकी कौन? IOCL। कौन है भाई? तो आपकी IOCL आपकी है, ये कंपनी है जो ऐसा निर्माण करती है। इसे इंडियन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज में और कह सकते हैं जो आपके घर घर है ना, कानपुर में तो घर घर की एक योजना आपकी चलाई गई है। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो सिलेंडर बहुत हल्का है और जंगरोधी सिलेंडर भी आपका है। साथ में अगर देखा जाए कि आग लगने की स्थिति में ब्लास्ट नहीं होता है, इसके द्वारा सिलेंडरों से गैस चोरी रोकने में भी मदद मिलता है। कई प्रकार की सुविधा होती है इस सिलेंडर से, पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुर्तगाली शासन से मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार किस राज्य को 300 करोड़ रुपए के आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है? अर्थात पुर्तगाली शासन के मुक्ति से 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2021-22 की घोषणा के अनुसार किस राज्य को 300 करोड़ रुपए की आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है? अब आप ही बताइए कि पुर्तगालियों का जो शासन रहा है वो आपके गोवा में रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आपका हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये आपकी योजना आपकी पूछी जा सकती है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवंटित राशि कितनी है? ये भी बजट से आपका पूछा जा सकता है। तो देखिए बताइएगा कि भारत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवंटित राशि जो है वो कितनी राशि है? ये राशि आपकी 20 लाख करोड़ रुपए है। कितनी? 20 लाख करोड़ रुपए है। याद रखिए जिसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्रदान करना। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं और किसे जाना जाता है? 76 का ऑप्शन देना है। तो ये आपका पटसन आप लोग जानते होंगे, पटसन जो कि आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में ये पटसन की आपकी खेती की जाती है और जलोढ़ मृदा में बहुत ही अच्छे ढंग से ये विकसित भी होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। भारत में देखा जाए, भारत में और बांग्लादेश में ये पटसन के मामले में बहुत ही अग्रणी उत्पादक राज्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मतलब भारत में भी होता है और बांग्लादेश में भी पटसन की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? आईएमपी क्वेश्चन, इसे नोट करिएगा कि कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 77 का ऑप्शन देना है आपका। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा?
देखिए कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 77 में। तो ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर बी नंबर 1875, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर 1875 में की गई थी, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने कौन सी पशु गणना की रिपोर्ट जारी की है? तो भाई पशु गणना रिपोर्ट हमने आपको पढ़ा रखा है, आपने देखा होगा ग्रामीण परिवेश में हमने बहुत क्वेश्चन पढ़ाया है कि 2019 16 अक्टूबर, याद रखिए 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशु गणना रिपोर्ट आपकी आई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका हो जाएगा, 20वीं पशु गणना रिपोर्ट आपकी आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अभिलिखित वन क्षेत्र लगभग 6582 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? अर्थात उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये जो क्षेत्रफल है कितना परसेंट है, जो कि आपके वन के हिसाब से, तो ये है आपका यहाँ पर कितना 6.88% है। कितना है? 6.88% है जो आपका वन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किया है? ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? आपके 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। और यहां पर जो 24 जनवरी 2018 था, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी। कौन सी? एक जिला एक उत्पाद योजना आपकी शुरू की गई थी। और यहां से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। वीडियो आपका पड़ा हुआ है एक जिला एक उत्पाद का, तो आप लोग सर्च करके देव जी के ट्रिक एक जिला एक उत्पाद सर्च करिए, पूरा का पूरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ IMP, इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। याद रखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन, किसान कल्याण, देखिए हम किसान से संबंधित क्वेश्चन को IMP समझ रहे हैं कि आपको आना ही आना है। तो याद रखिए यहाँ पर लखनऊ से, इसका ऑप्शन बने आपका कि आपके लखनऊ से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की थी आपके 6 जनवरी 2021 को। कब? 6 जनवरी 2021 की इसकी शुरुआत की गई थी आपके लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ में एक जगह पड़ती है सरोजनी नगर, क्या? सरोजनी नगर विकास खंड के एक दादूपुर ग्राम है, दादूपुर ग्राम से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है? किस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है? 82 को ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। क्या? यहां पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का, सॉरी माफ करिए, किस योजना का संबंध, क्योंकि सुकन्या तो भाई सभी के लिए है, ये सुमंगला है। देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर देखो सुकन्या नहीं होगा, यहां पर ये सुमंगला वाली है। नोट करिए इसका ऑप्शन 82 में इसका ए नंबर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, लगभग एक जैसी लग रही थी तो हमने यहां पर सीधा इसमें लगाया। इसका जो ऑप्शन आपका है, आपका ए हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश है और जो बजट आया है ना, उसमें 1200 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, 1200 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं कन्या सुमंगला योजना के लिए शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए बालिकाओं के स्वास्थ्य शिक्षा और उसमें जैसे भ्रूण हत्या हो रही है उसको रोकने के लिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, ये शायद क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा भी गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जो कि यूपी जीके का क्वेश्चन पा जाते हैं तो बिल्कुल गर्दा उड़ा देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा था लेकिन काफी लोगों ने आंसर पहले ही दे दिया था। देखो दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो देखिए यहां पर दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, ये कहां पर है? 83 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर रामपुर हो जाएगा, रामपुर जो कि चाकू के लिए जाना जाता है। यहां पर आंसर आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। कब हुई थी? 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर एक क्वेश्चन अयोध्या से बन सकता है क्या कि अयोध्या में एक बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय। क्या? अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, ये आपके कहां पर है? आपके अयोध्या में, याद रखिए अयोध्या में है। ठीक है, और यहां पर जो आर्ट गैलरी है ना, आर्ट गैलरी है वो भी आपकी यहीं पर आपकी है। गोरखपुर में क्या है? गोरखपुर में है राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर में है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किया है? तो चलिए बताइएगा कि किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किया है? यहां पर 84 नंबर में। तो ये है पंडित बिरजू महाराज। नोट करिएगा कि पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किया है। याद रखिए ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं जो कि प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक भी हैं। तो ऑप्शन बी हो जाए इसका राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो चलिए एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जा सकता है ना, तो ये बताइएगा कि जो आपके टैबलेट देने की घोषणा हुई है और ये लगभग सभी लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी किया होगा, तो भाई आपको पता होगा 85 को ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ऑप्शन बने आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देखो, आप लगभग यूपी जीके के जो क्वेश्चन है आपको हर एग्जाम मिल लेंगे, चाहे पीसीएस एग्जाम दिए हों, आरओ एग्जाम दिए हों, यूपीएसआई एग्जाम दिए हों, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। चलिए आगे
बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की जो संख्या होती है कितनी होती है। यहां पर जवाब देना है 86 नंबर में। कह रहा है राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की जो संख्या होती है ये कितनी होती है, यहां पर आंसर लॉक करना है। तो देखिए आपका जवाब यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। तो देखिए वर्तमान में क्या है, वर्तमान में राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होता है, क्या एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक आपके होते हैं और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। सुन लीजिए फिर से, एक होता है कौन सा, अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक होते हैं और 7 होते हैं न्यायिक, क्योंकि यहां पर पूछा था 7 न्यायिक, तो 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो गया, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगर यहां पर टोटल पूछ ले तो इसी प्रकार से बता सकते थे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम आपका नहीं है। यहां पर बताइए 87 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर दिया है किस नगर में नगर निगम आपका नहीं है, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, आजमगढ़, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भाई आजमगढ़ में भी आपका जो है वो आपका नगर निगम है, गाजियाबाद भी नगर निगम है और शाहजहांपुर भी नगर निगम है, लेकिन यहां पर जो आपका दिया गया है फिरोजाबाद, क्या 87 का जो ऑप्शन है, रुकिए एक मिनट, आजमगढ़ वाले भाई बताइए, आजमगढ़ वाले, क्योंकि फिरोजाबाद में है, देखिए फिरोजाबाद में भी है, फिरोजाबाद में भी है, शाहजहांपुर भी है, गाजियाबाद में है। आजमगढ़ वाले बताइए भाई, आजमगढ़ वाले बताएं क्या आजमगढ़ में आपका है, आजमगढ़ में नगर निगम है, नहीं है ना। यहां देखिए इसका ऑप्शन डी वाला होगा आजमगढ़। कुल जो आपके टोटल नगर निगम है वो आपके 17 नगर निगम है। कितने, 17 नगर निगम है। 17वां नगर निगम जो बना था वो आपका शाहजहांपुर बना था, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आजमगढ़ में नहीं होगा। ठीक है, आजमगढ़ में नहीं है, याद रखिए इसका आंसर आपका डी होगा, क्योंकि फिरोजाबाद में है तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा आजमगढ़ में। ठीक है, क्लियर है, आजमगढ़ हो जाएगा डी नंबर। अच्छा 2-3 पॉइंट और यहां पर पढ़ लीजिए, क्या पढ़ना है। यहां पर देखिए आपको पता है 75 जनपद है, क्या आपके जनपद है आपके कितने हैं, जिले 75, आपके यूपी में जिले कितने हैं आपके 75 जनपद हो गए, 18 मंडल हो गए, 18 मंडल हो गया, और 350 आपकी क्या है, तो आपकी तहसील है, 350 आपकी क्या है, तहसील है। तो इसका आंसर आपको लॉक करना है आजमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, परेशान हो तो ये गलत नहीं हो पाएगा। बस अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों में शामिल नहीं है। ये देखो हमने बताया था राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह कुछ इस प्रकार से आपका बना होता है, और यहां से ऐसा आपका आता है और एक यहां से आती है, इसको बोलते हैं गंगा और यमुना की, ये जो नदियां हैं ये गंगा और यमुना नदियां हैं, यहां पर जहां मिलती हैं ये आपका संगम है, और इस प्रकार से बना होता है। अब यहां पर धनुष बनी होती है और यहां पर ऐसे तीर होता है, साथ में यहां पर कुछ और भी चिन्ह होते हैं। मतलब यहां पर जो आपका है धनुष होता है, मछली होता है, तीर होता है, लेकिन मोर इसमें से आपका नहीं होता है, हमने आपको पढ़ाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, यहां पर हो जाएगा आपका मोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है। तो चलिए बताइए कि यहां पर शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध आपका रखता है, उत्तर प्रदेश से। तो 89 का जवाब क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम तो है नहीं आपका, भारतनाट्यम तो आपका है नहीं है, मतलब ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा, कथक, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस महाविद्यालय का संबंध उत्तर प्रदेश से है, किस महाविद्यालय का संबंध उत्तर प्रदेश से है। यहां पर जवाब दीजिए आपका 90 का ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, 90 में। तो देखो यहां पर दिया गया है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि आपके लखनऊ में है, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और वर्तमान में ये क्या हो गया, एक डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, 2001 से ये डीम्ड विश्वविद्यालय आपका बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला इनमें से कौन सा है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। चलिए यहां पर देना है सही जवाब, इनमें से क्या हो जाएगा, जनघनत्व जो आपका है कहां का है भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा गाजियाबाद का है। कहां का है भाई, तो आपके गाजियाबाद में जो जनघनत्व है आपका सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का कितना जनघनत्व है तो 829 ये उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, याद रखिए। गाजियाबाद में बहुत ज्यादा जनघनत्व है, मतलब बहुत कम जनसंख्या में बहुत लोग निवास करते हैं, 3971। ठीक है, ये है 3971 आपके कहां का है, गाजियाबाद का है। और सबसे कम कहां का है, ललितपुर का है, यहां पर 242 है आपके ललितपुर का, 242 है आपके ललितपुर का। तो सबसे कम कहां का है, ललितपुर का, और सबसे ज्यादा है आपके गाजियाबाद का। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि महिला साक्षरता में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है। महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश में, देश में जो देखा जाए उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, 31वें नंबर में है। याद रखिए उत्तर प्रदेश के जो पढ़े लिखे हैं लोग उनका नंबर आता है 31वें नंबर आपका आता है, याद रखिएगा। अच्छा वहीं पर देखा जाए जो पुरुष है, पुरुष आपके 29वें स्थान पर है। ठीक है, पुरुष आपके हैं 29वें स्थान पर है। देखो हर चीज में महिलाएं आगे होती हैं, लेकिन एन यूरिज में देखा जाए जहां पर सामाजिक कुरीतियां फैली हुई हैं कि नहीं बेटी को आगे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वैसे भी घर की बेटी होती है आगे चली जाएगी दूसरे घर पे, तो ऐसे लोग क्या होते हैं शिक्षा को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते हैं, यही कारण है कि बेटी ज्यादा पढ़ नहीं पाती है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। पुरुषों में क्या है, तो 29वां नंबर आपके किसका है, तो आपके पुरुषों में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वामित्व योजना का विस्तृत निर्देश किसने जारी किया। स्वामित्व योजना का विस्तृत दिशा निर्देशन या दिशा निर्देश किसने जारी किया था। यह दिशा निर्देश जारी किया था कृषि एवं विकास कल्याण, याद रखिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मंत्रालय। इसका आंसर बनेगा, यहां पर आंसर बनेगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, किसान, ठीक है, किसान कल्याण और कृषि वाले थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिया गया उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुई थी। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब आपकी प्रारंभ हुई थी। तो देखिए 4 से चकबंदी और 4 से 54, 4 से चकबंदी और 4 से 54, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 94 में, यहां पर बी हो जाएगा आपके 1954 में। हमने बताया था प्रदेश में, पूरे प्रदेश में आपके लागू हुई थी आपके 1958 में, पूरे प्रदेश में लागू हो गई थी 1958 में, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऐसी कथन का चयन करना है, ऐसे कथन का चयन करना है। तो देखो कुछ इस प्रकार से आपके कथन दिए गए हैं, यहां पर कह रहा आपसे कि ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा, अच्छी बात है। दूसरा दिया है कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगा। तो भाई केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा आदर्श नगर योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शहरी निकायों में चयनित किया जा चुका है। ये आपका एमपी क्वेश्चन, इसे नोट करिएगा, पूछा जा सकता है। तो याद रखिए भारत सरकार द्वारा आदर्श नगर योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शहरी निकायों में चयनित किया जा चुका है। 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है आपका डी नंबर 58 जिलों। कितने, तो आपके 58 शहरी निकायों को यहां पर शामिल किया जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 20 से 50 हजार तक की आबादी वाले नगर निकाय को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब जो आपके आदर्श नगर योजना के तहत जिनको जितने भी आपके गांव निर्धारित किए गए हैं, है ना, तो उनको 20 से 50 हजार तक की आबादी वाले नगर में निकाय को कितने रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। तो ये मिलेगी आपकी 4 करोड़ रुपए मिलेगी। क्या मिलेगी, 4 करोड़ रुपए मिलेगी। याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा 4 करोड़, इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा है कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है। तो कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है। 98 का ऑप्शन बताइए, आप इनमें से आंसर राइट क्या हो जाएगा, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 98 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए राज्य होगा तो इतना जानते हैं, कृषि आपका राज्य सूची से है, तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा राज्य सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। चलिए बताइएगा जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 99 का ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, आपके उत्तर प्रदेश से हुई थी। याद रखिए आपके उत्तर प्रदेश से ही हुई थी इसका स्टार्ट, मतलब आपके उन्मूलन, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। कब हुआ था, जैसे ही भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होते ही चौधरी चरण सिंह ने इस उत्पीड़न का जड़ से उखाड़कर फेंक दिया था। मतलब आपकी 47 से ही ये आपका आजाद हो गया था, और आजाद की जस्ट बाद यहां पर इसका काम खत्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखो हमने आपको जरीब बताया था, जरीब 3 प्रकार की, मुख्य रूप से देखा जाए 3 प्रकार की जरीब होती हैं। अब इनमें से बोला गया है कि कड़ियों की जो संख्या है वो आपकी कितनी होती है। यहाँ पर बी नंबर आपकी 100 कड़ियां होती हैं। क्या 100 कड़ियां होती हैं। एक जरीब में देखा जाए तो 22 गज होते हैं। क्या एक जरीब में कितने गज होते हैं, 22 गज होते हैं। या तो हम लोग इसे 66 फुट कह सकते हैं, या इसे फीट बोलते हैं, 66 फीट आपका होता है। या तो हम लोग इसे बोलते हैं 10 गट्टा बोल देते हैं। क्या 10 गट्टा बोल देते हैं, 10 गट्टा बोल देते हैं। या यहाँ पर क्या बोल सकते हैं 100 कड़ी बोल सकते हैं। क्या यहाँ पर 100 कड़ी बोल सकते हैं। याद रखिएगा 22 गज या 66 फीट या 10 गट्टा या कह सकते हैं 100 यहाँ पर कड़ी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट के चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।